single day I'm gonna make something great. That's my way. Every single day I'm gonna. हेलो नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल शिखा शिक्षा व्हेन नॉलेज बिगिन। तो आज के इस वीडियो सेक्शन में हम देखेंगे इंडियन सिनेरियो ऑफ फूड सेफ्टी, दैट इज फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 एंड इट्स बैकग्राउंड। तो इसमें हम देखेंगे कि व्हाट आर लॉज आर गिवन इन 2006, ये कैसे इस्टेब्लिश हुआ, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। तो ये आपका FSSAI के मेंस एग्जाम के पर्सपेक्टिव में बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है एंड अदर FSSAI रिलेटेड एग्जाम्स के भी। Okay, so let's start the topic without any wasting time. Okay, we'll start with introduction. The safety of food is vital to all consumers and food business operator. जाहिर सी बात है कि फूड एक जो हर किसी को इम्पोर्टेंट है लाइफ की सर्वाइवल के लिए, एंड फूड जो भी हम कंज्यूम करते हैं हमारे दिमाग में पहला क्वेश्चन आता है, क्या ये सेफ है कंज्यूम करने के लिए, क्या इसमें किसी भी प्रकार की मिलावटी हुई है कि नहीं, अडल्टरेशन है कि नहीं, अगर है तो उसे कैसे फाइंड आउट करना है, और कैसे ये सब जो अडल्टरेशन कर रहे हैं उन्हें कैसे रोकना है, कैसा फूड लॉज है हमारे इंडिया में, सो दैट ये सब की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए कंज्यूमर्स को कॉन्फिडेंस में लाने के लिए, कॉन्फिडेंस को जताने के लिए ऐसे लॉज ले डाउन किए हैं जो यूनिवर्सली सेम रहते हैं, सो दैट लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं आए कि किसी चीज़ को अपने फूड प्रोडक्ट को चूज करने में। ओके, सो जैसा कहा है कि कंज्यूमर्स मस्ट हैव कॉन्फिडेंस दैट द फूड दैट दे बाय एंड ईट will be what they expected। जो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जैसे मैंने कहा था कि खाना अच्छा हो, फ्रेश हो, इसमें कोई मिलावट ना हो, तो जो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं उन्हें वही खाना मिले और वही खाना वो खाएं। फूड विल डू देम नो हार्म, उस फूड हम जो कंज्यूम कर रहे हैं कोई बॉडी में हार्म ना हो, कोई हमें बीमारी ना हो उससे, एंड दैट दे आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम अडल्टरेशन एंड फ्रॉड। The importance of this confidence cannot be underestimated for business। तो फूड बिजनेस ऑपरेटर जो है उन लोगों को ये चीज़ का बहुत ध्यान रखना है, उनको अंडर एस्टिमेट नहीं करना है कि कंज्यूमर जो ये एक्सपेक्ट कर रहा है उनके एक्सपेक्टेशन में उन्हें खरा उतरना है। ओके, नेक्स्ट, although food safety legislation affects everyone in the country, it is particularly relevant to anyone working in production, processing, store distribution, distribution and sale of food, no matter how large or small the business। इसका ये मतलब है कि कोई भी बिजनेस हो, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो, चाहे वो प्रोडक्शन हाउस से लेके या मैन्युफैक्चरिंग या प्रोसेसिंग तक लेके कोई भी प्रोसेस, कोई भी सेक्टर हो, वो सभी को फूड लेजिस्लेशन, फूड लॉज को फॉलो करना है। ओके, तो लेट्स सी आगे क्या बोलता है। कमिंग टू द हिस्ट्री आपके FSS एक्ट 2006 का, जिसमें कि कैसे ये लॉ लेड डाउन हुआ। स्टार्टिंग विद 1937, कमेटी अपॉइंटेड बाय सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ हेल्थ, एक कमेटी बैठाई गई 1937 में, किसके द्वारा, एडवाइजरी बोर्ड ऑफ हेल्थ के द्वारा, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड के द्वारा एक कमेटी बैठाई गई। फिर 1955 में क्या हुआ था, प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्टरेशन बिल पास्ड in 1957 came into effect on 1st June 1955। जो लॉ 1954 में जो कि फूड अडल्टरेशन लॉ जो कि पास होना चाहिए था वो प्रिवेंट हुआ था, जबकि वो आया इफेक्टिव कब हुआ, वो हुआ जून 1955 में। ओके, फिर देन 1998 में क्या हुआ था, सब्जेक्ट ग्रुप ऑन फूड एंड एग्रो इंडस्ट्रीज रिकमेंडेड वन कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन। तो उन्होंने एक रिकमेंडेड किया कि एक, अभी इतने सारे अगर डिफरेंट लेजिस्लेशन है, लेट्स हैव वन कॉम्प्रिहेंसिव, एक सिंगल लेजिस्लेशन। तो उन्होंने एक ग्रुप ने ये चीज पुट फॉरवर्ड किया इन 1998। फिर देन इतने सालों बाद 2004 में क्या हुआ था,
Parliamentary Committee on Pesticide Residues emphasize coverage of all food laws in single registered body. Again फिर से एक पार्लियामेंट्री कमेटी जो कि फूड रेसिड्यू की कमेटी थी, उन्होंने वापस वही चीज सेम बोला कि एक फूड लॉज हम बनाते हैं जो कि एक सिंगल रजिस्टर्ड बॉडी के द्वारा कंट्रोल किया जाएगा. ओके. देन 2005 में क्या हुआ? स्टैंडिंग कमेटी ऑफ अ पार्लियामेंट ऑन एग्रीकल्चर सबमिटेड फॉर इंटीग्रेटेड फूड लॉज. फिर एक स्टैंडिंग कमेटी बाय फूड लॉ बनाई गई ऑन एग्रीकल्चर, जिसमें क्या हुआ? एक इंटीग्रेटेड फूड लॉ ड्राफ्ट करके दिया गया. ओके. फिर 2005 में फिर से क्या हुआ? लॉ कमीशन वाज आल्सो आस्क्ड टू गिव इट्स व्यू. अब जब ये कमेटी ने एक स्टैंडर्ड लॉ जो फ्रेम करके दिया, तो लॉ कमीशन को भी बोला गया कि आप एक बार वो लॉ को चेक करके बताइए कि क्या ये सही है कि नहीं. फिर देन 2006 में आके FSSAI दैट इज फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट बिल पास्ड. वो पास हुआ 2006 में, बट वो केम इनटू फोर्स, आपके टाइम लगा उसे इन्फोर्समेंट होने के लिए 2007, 8 और 9 तक. ओके. सो दिस वाज द हिस्ट्री अबाउट how Act 2006 got implemented. ओके. आगे बढ़ते हैं. अब देखेंगे how it integrates. मतलब पहले जैसे मैंने कहा था कि बार बार बोला जाए कि बहुत सारे लॉज हैं, उनको एक सिंगल लॉज बनाना. तो चलिए देखिए पहले कौन कौन से लॉज थे. आपकी 1947 में एक लॉ था जो कि वेजिटेबल ऑयल प्रोडक्ट कंट्रोल ऑर्डर, ये था. ये सीक्वेंस वाइज याद करना भी जरूरी है. कभी कभी प्रिलिमिनरी एग्जाम्स में भी आपको ये सबसे क्वेश्चन आ सकता है कि ये लॉ कौन से ईयर में पास हुआ था. तो इम्पोर्टेंट है आपको ईयर्स याद रखना है. ठीक है. वेजिटेबल ऑयल एक्ट कंट्रोल ऑर्डर 1947. नेक्स्ट प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्टरेशन एक्ट 1957. ओके. फिर है फ्रूट प्रोडक्ट्स ऑर्डर 1955. एनी अदर essential commodities 1955 से था, other apart from food. फिर solvent extracted oil, de-oiled meal and edible flour control 1967. okay. 1947, 1954, 55 हम आज़ादी से स्टार्ट करेंगे. 1947, फिर then 54, 55, okay. then 67 आ गया. then meat food products order 1973, edible order packaging regulation order 1998, then milk and milk products order 1992. ठीक है. कोशिश करेंगे सभी को याद करने के लिए कि वेजिटेबल पहले आया, फिर फूड अडल्टरेशन आया, वेजिटेबल ऑयल प्रोडक्ट्स, फिर हम दिमाग में आएंगे कि अडल्टरेशन हो सकता है, फिर फ्रूट प्रोडक्ट्स हो सकता है, एसेंशियल कमोडिटीज, ऐसे करके याद करेंगे. फिर these above laws were repealed after commencement of FSS Act. Repealed का मतलब जब FSS Act आया उसके बाद क्या हुआ कि ये सारे जो लॉज हैं उसको ऑफिशियली रिमूव कर दिया गया, क्योंकि FSSAI Act 2006 एक सिंगल मैंडेटरी सिंगल रेगुलेटरी बॉडी के साथ आया, जो कि हम आगे देखेंगे. तो ये सारे लॉज को उन्होंने क्या किया? रिपील्ड कर दिया. तो आपको कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकता है कि विच ऑल लॉज वर रिपील्ड आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ एक्ट 2006. ओके. आगे बढ़ेंगे. ओके. नाउ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ FSS एक्ट 2006. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब ये लॉ को एक्ट को क्यों बनाया गया? ठीक है. ये एक्ट अभी लॉ बना नहीं था. ठीक है. एक्ट क्या है? To consolidate multiple laws and establish single point of reference. जैसे कहा था, एक सारे multiple laws जो हमने आगे याद किया, सारे laws को consolidate एक single law में multiple laws को करके एक single point of reference system बनाने के लिए. Establish food safety and standard authority. एक अथॉरिटी बनाने के लिए ये इसका ऑब्जेक्टिव था कि एक अथॉरिटी बनाए, that is FSSAI. बाद में बना, that is Food Safety and Standard Authority of India. Then to regulate the manufacture, storage, distribution, sale and import of food products. Clear? तो इनको रेगुलेट भी करना है क्या? मैन्युफैक्चर से लेके स्टोरेज तक, डिस्ट्रीब्यूशन से लेके सेल एंड इंपोर्ट ऑफ फूड तक, ये सब ये रेगुलेट करेगा FSS Act 2006. To ensure availability of safe and wholesome food for human consumption. इसे बार बार कहा गया, फूड
जो ऐसा चीज़ है हमेशा उसका सेफ्टी का ध्यान देखना है। तो वो सेफ्टी हमें इंश्योर करना है कि जो फूड हमें अवेलेबल है वो टोटली सेफ हो ह्यूमन कंजप्शन के लिए, ठीक है। क्लियर? सो दिस आर द 4 मेजर ऑब्जेक्टिव। एक से मल्टीपल लॉज को सिंगल बनाना, एक अथॉरिटी तैयार करना और रेगुलेट करना ये सारे मैन्युफैक्चरिंग से लेके, एंड सेफ्टी फूड फॉर ह्यूमन कंजप्शन। क्लियर? नाउ फ्यूचर पर्सपेक्टिव। अब ये एक्ट बनाया तो ऑब्वियसली हम देखते हैं जैसे 5 ईयर प्लान से, तो उनके ऑब्जेक्टिव देखते हैं कि हाँ इसका आउटकम आफ्टर हमें क्या क्या मिलेगा। सो इस लॉ को बनाने का आउटकम हमने क्या देखा था, मल्टी लेवल मल्टी डिपार्टमेंट कंट्रोल टू अ सिंगल लाइन ऑफ कमांड। एक आपका हेड स्टैट्यूटरी बॉडी रहेगा, उसके अंडर आपका मल्टीपल लेवल्स रहेगा, लेकिन उनको कंट्रोल कर रहा होगा एक ही बॉडी, ठीक है। तो दिस इज व्हाट मल्टी लेवल multi department control to a single line of command. Okay, then single referral point, same thing. Decentralization of licensing, मतलब एक decentralized form of licensing होना चाहिए, क्योंकि जो भी प्रोडक्ट्स हम ले रहे हैं, जो भी हम कंज्यूम कर रहे हैं, हर किसी का एक लाइसेंसिंग मैंडेटरी है। ओके, नेक्स्ट, हाई डिग्री ऑफ कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इन क्वालिटी एंड सेफ्टी ऑफ फूड। मतलब कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस बहुत ही हाई लेवल होना चाहिए कि हम जो कंज्यूम कर रहे हैं उसका क्वालिटी और सेफ्टी बहुत ही परफेक्ट हो, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रांसपेरेंट रेगुलेटरी मैकेनिज्म, मतलब एक रेगुलेटरी मैकेनिज्म जो कि बहुत ही ट्रांसपेरेंट हो, उसमें कोई भी किसी भी तरह का करप्शन या किसी भी तरह का मतलब माल फंक्शनिंग ना, ठीक है। जो भी फंक्शनिंग हो रहा हो वो एक जनरल कंज्यूमर तक को भी पता हो कि हाँ हमारा प्रोडक्ट ये सारे प्रोसेसिंग से होके आता है। क्लियर? नेक्स्ट, एडिक्वेट इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन, मतलब एडिक्वेट इंफॉर्मेशन होना चाहिए जो भी फूड बिजनेस ऑपरेटर को कंज्यूमर को देने के लिए। ओके, स्पीडी डिस्पोजेबल ऑफ केसेस, मतलब जो भी केसेस हैं, मान लो किसी ने कंप्लेन किया कि हाँ हमारे साथ फ्रॉड हुआ, इसमें अडल्ट्रेशन है, तो वो भी जो भी केसेस आते हैं उनका स्पीडी डिस्पोजल, मतलब फटाफट वो सब केसेस के बारे में देखना है कि क्या कौन है, क्या है पेनल्टी, किसको देना है। तो वैसे ही स्पीडी डिस्पोजेबल ऑफ केसेस ये तभी होगा जब एक पर्टिकुलर लॉ तैयार होगा, पर्टिकुलर एक्ट होगा जिसके हिसाब से ही पर्सन को पेनल्टी दिया जाएगा या जो पनिशमेंट दिया जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट इज कंसिस्टेंसी बिटवीन डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल फूड लॉज। ये लॉ की वजह से कंसिस्टेंसी, अब हम एक्सपोर्ट करते हैं फॉरेन कंपनीज को, तो बोथ डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फूड लॉज में क्या होना चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए कि हाँ कि ये कंसिस्टेंसी मतलब प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। ओके, नेक्स्ट इज इन्वेस्टर्स फ्रेंडली रेगुलेटरी मैकेनिज्म, मतलब जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये मैकेनिज्म उनके लिए बहुत ही फ्रेंडली होना चाहिए, यानी कि बहुत सारी हार्श एंड स्ट्रिक्ट रूल्स हो, जिससे कि जो भी बिजनेस ऑपरेटर्स हैं जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं एक पर्टिकुलर फूड सेक्टर में, वो ये सब मैकेनिज्म स्ट्रिक्ट रूल्स देख के उसमें ना करें। सो दैट्स व्हाई ये जो एक्ट बनाया गया है वो इन्वेस्टर फ्रेंडली एज वेल एज कंज्यूमर फ्रेंडली सोच के तैयार किया गया है। ओके, सो दीज आर द फ्यूचर पर्सपेक्टिव्स। क्लियर? ओके, नेक्स्ट The act consists, अब हम देखेंगे ये एक्ट क्या कंसिस्ट करता है। This act consists of 12 chapters, जिसमें के सेक्शंस है आपके 101 सेक्शंस हैं, ठीक है। ये 101 सेक्शंस को एक ही में कंप्लीट कवर करना मुश्किल है, so we'll just know कि 12 चैप्टर्स क्या क्या है। What are the 12 chapters? First being the preliminary definitions, all definitions है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसको कैसे एस्टैब्लिश किया, क्या है इसमें, क्या क्या कौन कौन से डिपार्टमेंट्स आते हैं। जनरल प्रिंसिपल ऑफ फूड सेफ्टी के जनरल प्रिंसिपल, जनरल प्रोविजंस एज टू आर्टिकल्स ऑफ फूड, प्रोविजंस रिलेटिंग टू इंपोर्ट करने के लिए जो भी क्या क्या प्रोविजंस है, क्या क्या चीजें ध्यान रखना है, तो वो सारे इस में आ जाएंगे इसके सेक्शंस में, इस चैप्टर में और इसके सेक्शंस। नेक्स्ट, स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज टू अ फूड सेफ्टी, तो फूड सेफ्टी ऑफिसर्स हैं उनके में भी क्या क्या स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहते हैं। इन्फोर्समेंट ऑफ द एक्ट का इन्फोर्समेंट कैसे क्या हुआ। एनालिसिस ऑफ फूड, अब फूड एनालिसिस जैसे लैबोरेटरीज क्या क्या है, हम सैम्पलिंग कैसे करते हैं, पब्लिक एनालिस्ट कैसा है, तो ये सारी चीज़ आपके फूड एनालिसिस में आएंगी कि फूड टेस्टिंग्स कैसे होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट चैप्टर आपका ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज है कि क्या क्या ऑफेंसेस आते हैं, इसमें क्या अडल्ट्रेशन रहता है, उनको पेनल्टीज क्या रहता है, बिना लाइसेंस के वर्क करने की क्या क्या पेनल्टीज रहते हैं, वो सारे आपको चैप्टर 9 में मिलेंगे। क्लियर? नेक्स्ट,
एजुकेशन एंड फूड सेफ्टी एपिलेटेड ट्रिब्यूनल्स। तो फ्यू ट्रिब्यूनल्स है जो कि इस चैप्टर नंबर 10 में आते हैं। नेक्स्ट कमिंग टू चैप्टर 11 विच इज फाइनेंस, अकाउंट, ऑडिट्स एंड रिपोर्ट्स। कैसे फाइनेंसिंग होता है, कैसे अकाउंट सेटिंग्स रहता है, ऑडिट्स कैसे होते हैं एंड उसके रिपोर्ट्स कैसे तैयार किए जाते हैं, दैट विल कम अंडर चैप्टर 11। एंड चैप्टर 12 इज मिसलेनियस। बाकी सब पार्ट्स क्या क्या है फूड सेफ्टी ऑफिसर्स के, कमिश्नर के, तो बहुत सारे इसमें आपको मिसलेनियस में मिलेंगे। सो दीज आर द मेजर 12 चैप्टर्स जो आपके 2006 एक्ट में दिए गए हैं। ओके, नेक्स्ट statutory powers that the FSS Act given to FSSAI। मतलब कौन कौन से statutory powers है, कौन कौन से ऐसे powers हैं जो कि FSS Act 2006 ने दिए हैं फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया को। अब आते हैं पहला क्या पावर दिया है, फ्रेमिंग ऑफ रेगुलेशंस टू ले डाउन फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। मतलब उन्होंने FSSAI को ये जिम्मेदारी दी है कि वो जो रेगुलेशन को फ्रेम कर सकते हैं ताकि फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड तैयार कर सके। कैसे रेगुलेशन, कैसे लॉज तैयार कर सकते हैं कि पर्टिकुलर चीज में, कि जैसे मान लो मिल्क हो गया, मिल्क में कितनी क्या क्या चीजें होनी चाहिए, उसकी सेफ्टी रेगुलेशंस क्या है, उसमें क्या क्या नहीं मिलना चाहिए, तो वो सारे रेगुलेशन आपके FSSAI तैयार करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज laying down guidelines for accreditations of laboratories for food testings। That means इन लोग क्या करेंगे, FSSAI उन लोग क्या करेंगे, गाइडलाइंस तैयार करेंगे जो कि लैबोरेटरीज को फॉलो करना पड़ेगा एज अ स्टैंडर्ड SOP, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर एक फूड टेस्टिंग करने के लिए। बहुत सारे ऐसे आपको प्रोसेस मिलेंगे जहां आपको अगर पनीर टेस्ट करना हो या मिल्क या राइस या पल्सेस, तो उन सब के पर्टिकुलर टेस्टिंग्स होते हैं, प्रोसीजर्स होते हैं, तो वो गाइडलाइंस भी आपके FSSAI बनाते हैं। ओके, नेक्स्ट providing scientific advice and technical support to the central government। As FSSAI फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया में बहुत सारे साइंटिफिक पैनल्स हैं, साइंटिफिक टेक्निकल सपोर्ट है, एडवाइजरीज हैं, तो ये सारे लोग क्या करेंगे, मिलके एडवाइस करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट को कि ये चीज़ें हम लोग को चेंजेस लाना है सो दैट हमारा जो फूड बिजनेस हो वो बहुत ही अच्छा हो और लोगों को कोई दिक्कत ना आए, कंज्यूमर्स को कोई प्रॉब्लम ना आए। तो साइंटिफिक एडवाइस आपको भी ये प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट, contributing to the development of international technical standard in the food। तो जो इंटरनेशनल टेक्निकल स्टैंडर्ड भी कैसे डेवलप करेगा, क्या करेगा, ये भी आपको FSSAI बताएंगे। नेक्स्ट, collection and collating data regarding food consumption, contamination, emerging risks। तो लोग ये भी करेंगे कि जो भी डेटा कलेक्शन करेंगे, सर्वे लेंगे कि फूड कंजप्शन के ऊपर कंटैमिनेशंस क्या क्या आ रहे हैं उसके ऊपर और इमर्जिंग रिस्क क्या क्या हो सकते हैं, उन सब का वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके रखेंगे और उस पर वो वर्क करेंगे। ओके, नेक्स्ट इज डिसेमिनेटिंग इंफॉर्मेशन एंड प्रमोटिंग अवेयरनेस अबाउट फूड सेफ्टी एंड न्यूट्रिशन इन इंडिया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि फूड सेफ्टी लोगों को ये पता होना चाहिए जो वो खा रहे हैं वो सेफ है कि नहीं और क्यों सेफ फूड खाना चाहिए, उसके बारे में फूड सेफ्टी को कैसे बरकरार रखना है। और न्यूट्रिशन, बहुत सारे माल न्यूट्रिशन देखा गया है, तो वो चीज़ को कैसे, जो माल न्यूट्रिशन को कैसे हटाना है इंडिया से, तो वो सारी चीज़ें, वो सारी स्ट्रैटेजीज कैसे हम एक प्रोडक्ट को, फूड प्रोडक्ट को एम्फसाइज कर सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं, फोर्टिफाई कर सकते हैं, तो ये सारा चीज़ें की जिम्मेदारी आपके FSSAI एक्ट के FSSAI के द्वारा किया जाता है। ठीक है, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसने दिया, FSSAI एक्ट 2006 ने दिया है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, दीज आर द मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज गिवन टू देम। ठीक है, क्लियर, याद रखिए क्या क्या है, रेगुलेशन बनाना है, गाइडलाइंस बनाना है, टेक्निकल और साइंटिफिक एडवाइस देना है, एंड देन इंटरनेशनल डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल टेक्निकल स्टैंडर्ड करना है, डेटा कलेक्शन करना है, कंटामिनेशन और इमर्जिंग रिस्क के बारे में, और क्या बोलते हैं, अवेयरनेस करना है अबाउट फूड सेफ्टी। क्लियर, ओके। अब जैसा कि मैंने बताया था कि रेगुलेशन फ्रेमवर्क करने को FSSAI एक्ट देता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया को, तो एक रेगुलेशन फ्रेमवर्क का प्रोसेस कैसे होता है, कैसे एक पर्टिकुलर लॉ तैयार किया जाता है या एक पर्टिकुलर गाइडलाइंस तैयार किया जाता है। ठीक है, तो स्टार्टिंग विद पहला होता है रिस्क असेसमेंट। ओके, रिस्क असेसमेंट में क्या होता है
कि पहले एक ड्राफ्ट तैयार किया जाता है, ड्राफ्ट जो कि होगा स्टैंडर्ड और प्रपोजल। ओके, नेक्स्ट ये ड्राफ्ट को क्या किया जाता है, रिव्यू करने के लिए भेजा जाता है साइंटिफिक पैनल को, रिव्यू बाय साइंटिफिक पैनल। ठीक है, अब जब ये रिव्यू करने के लिए दिया गया, अब ये रिव्यू होके आएगा, तो अगर मान लो कि ये रिव्यू होके आया और ये अप टू द मार्क नहीं है, तो वापस से ये भेजा जाएगा टू मतलब रिक्वायर्ड चेंजेस के लिए, रिक्वायर्स चेंजेस, या फिर डेटा इनसफिशिएंसी होगा तो वापस भेजा जाएगा। अगर ये रिव्यू साइंटिफिक पैनल ने पास कर दिया तो वापस ये रिव्यू के लिए जाएगा बाय साइंटिफिक कमिटी, साइंटिफिक कमिटी के पास। ओके, साइंटिफिक कमिटी। अब ये साइंटिफिक कमिटी के पास आके फिर से अगर इनको कहीं दिक्कत दिखी कि हाँ ये ड्राफ्ट में, ये प्रोटोकॉल्स में कुछ प्रॉब्लम है, तो वापस से वो ड्राफ्ट के पास भेज देंगे फॉर रिक्वायर्स चेंजेस या फिर डेटा। ओके, ये हो गया, ये आपका हो गया रिस्क असेसमेंट। ओके, नेक्स्ट आपका फिर आ जाएगा रिस्क मैनेजमेंट। ओके, रिस्क असेसमेंट के बाद रिस्क मैनेजमेंट आता है। इसमें क्या है, आपको जब साइंटिफिक रिव्यू फ्रॉम साइंटिफिक कमिटी से आने के बाद आपका हो जाता है अप्रूवल बाय फूड अथॉरिटी। ठीक है, अप्रूवल बाय फूड अथॉरिटी। नेक्स्ट, अप्रूवल होने के बाद ये जाता है अप्रूवल हेल्थ मिनिस्ट्री के पास, अप्रूवल बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, क्योंकि FSSAI मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर आता है, तो वो उनके पास जाता है, फैमिली वेलफेयर। ठीक है, नेक्स्ट फिर आ जाता है एक नोटिफिकेशन ड्राफ्ट करते हैं, ड्राफ्ट नोटिफिकेशन। ओके, ये आ जाता है फिर आपका WHO प्रोसेस, मतलब जो थर्ड है ड्राफ्टिंग वाला है, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑपरेशन प्रोसेस। ठीक है, इसमें क्या होता है, अभी आपका नोटिफिकेशन ड्राफ्ट होने के बाद फिर 60 डेज के लिए फॉर पब्लिक या WTO कमेंट्स के लिए भेजा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट एक ड्राफ्ट जब तैयार कर लेते हैं, ये भेजा जाता है। ठीक है, अगर ये कमेंट्स कुछ ऐसा आया जो सही नहीं है, तो ये वापस भेजा जाएगा रिव्यू ऑफ कमेंट्स बाय साइंटिफिक पैनल। ठीक है, साइंटिफिक पैनल। फिर देन नेक्स्ट साइंटिफिक कम्युनिटी, साइंटिफिक कम्युनिटी। ओके, नेक्स्ट फिर क्या होगा, 60 डेज में अगर वो अप्रूवल होके आ गया, तो नेक्स्ट आपका आ जाएगा लीगल प्रोसेसेस आ जाएगा, नंबर 4 which is लीगल प्रोसेस, जो कि है लीगल वर्डिक्ट, जो कि ओनली लीगल नॉट टेक्निकल। लीगल वर्डिक्ट खाली आएगा, नॉट टेक्निकल। टेक्निकल सपोर्ट के लिए वो चेकिंग के लिए भेजना होगा। ठीक है, फिर बाद में फिर यहाँ से आपका जो साइंटिफिक कम्युनिटी अप्रूव कर दी तो हो जाएगा अप्रूवल बाय फूड अथॉरिटी। क्लियर, फिर यहाँ से फिर फाइनल प्रोसेसिंग के लिए आ जाएगा, दैट इज अप्रूवल
बाय मिनिस्ट्री, वापस मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के पास भेजा जाएगा वो ड्राफ्ट को, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, एंड देन फाइनल नोटिफिकेशन। जो भी नोटिफिकेशन आप लोग साइट में देखते हो ये सारे प्रोसीजर्स को फॉलो करके आता है, फिर देन बिकम लीगल। जब नोटिफिकेशन आ जाता है तो वो इफेक्टिव डेट देते हैं एज पर WTO। ओके, तो ये आपका क्या था, ये आपका 5th नंबर था, दैट इज फाइनल प्रोसेस। ओके, तो दिस वाज ऑल अबाउट द बैकग्राउंड ऑफ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट। तो हमने इसमें ये सब पास के बारे में पढ़ा, इनके चैप्टर्स के बारे में देखा, एंड देन फ्यूचर पर्सपेक्टिव के बारे में, इनके मेन ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, और ये कौन से लॉज को इंटीग्रेट करके एक लॉ, सिंगल लॉ बना, इसके हिस्ट्री के बारे में, एंड इंट्रोडक्शन। सो होप यू लाइक द वीडियो, आपको इनसे इंफॉर्मेशन मिला होगा काफी। सो प्लीज share, subscribe my channel and share this information as much as you can. Thank you for watching.